ओके, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। देखना, बिगनर बॉक्स 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तुम्हें यहाँ क्लियरली दिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू है और इधर क्यू। सोचो, यदि मैं तुमसे कहूँ कि ए पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? सिंपल, इस कैपिटल क्यू की वजह से, सॉरी स्मॉल क्यू की वजह से। कैपिटल क्यू की वजह से कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आउटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पॉइंट चार्ज जैसा ज्यूम करते हैं। तो खुद सोच के देखो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद की वजह से है, तो खुद की फील्ड खुद पे तो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा ना। समझ में आया? खुद का फील्ड खुद पे फोर्स अप्लाई तो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी सेम क्वेश्चन है। यदि मैं तुमसे कहूं कि इंटरनल पॉइंट पे, समझ रहे हो क्या? तो यस का मैसेज करो। है ना? क्योंकि इसके अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ खुद की वजह से होगा, तो खुद का फील्ड खुद पे फोर्स तो अप्लाई नहीं करता। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख। 9 तो बहुत आसान है यार। नहीं, ये करा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, 60 अब कराऊंगा। 60 में अब कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भयंकर आसान है। रो नॉट इंटू आर हमें गिवन है, और हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सॉल्व करना है। सिंपल है, पहले इनक्लोज्ड चार्ज निकालोगे, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या लिखोगे? रो नॉट इंटू आर, और डीवी की जगह 4 पाई r² इंटू डी आर। लिमिट 0 से r लगा के यहाँ से चार्ज इनक्लोज्ड निकालो। अब जैसे तुम्हें चार्ज इनक्लोज्ड पता लग जाए, तो E इंटू 4 पाई r² इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E पता लग जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, 9 समझ आया हो ये इसका मैसेज करो। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्लास में भी किया है हमने। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? लॉजिकल क्वेश्चन है ये बेसिकली। प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू। तुम्हें यदि मैं कहूं कि डायगोनल बताओ, तो डायगोनल कितना बताओगे? √2a। इसी को थोड़ा अच्छे से लिखूं तो 1.4a। और यदि मैं हाफ डिस्टेंस ये देखूं तो कितना लिखोगे? 0.7 है। यही होगा, अप्रोक्सीमेट लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, इट इज पॉसिबल टू हैव अ it is possible to consider a spherical surface of radius a whose center lies within the square so that flux positive। सोचो, हमें पता है कि ये डिस्टेंस है 0.7 है, तो यदि मैं सेंटर यहाँ पे अज्यूम कर लूं, तो क्या ऐसा स्फीयर हम नहीं बना सकते क्या, जिसमें सिर्फ ये चार्ज इनक्लोज कर देंगे, तो फ्लक्स मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। सोचो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.7 है, तो मैं इसे तो और शिफ्ट आगे की तरफ कर दूं तो रेडियस ए पॉसिबल है। और तुम्हें ये पता है कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है? ये डिस्टेंस तो ए के बराबर है। कुछ आ रहा है समझ? तो मैं इसे यदि इधर शिफ्ट कर दूं तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होगा, तो इसकी वजह से फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली, एक ऐसा ही मैं इधर कर दूं तो नेगेटिव। आया समझ? और दोनों को हम इनक्लोज कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ऐसा तुम ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से सर्कल। तो यहाँ पे जो सेंटर है, ये डिस्टेंस हमें ए के बराबर है, इसका जो डायमीटर हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है जिसमें जीरो फ्लक्स हो।
तो ये सिंपल हमें स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हुए चेक करना है। समझ में आया हो यस का मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया हो यस का मैसेज करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है देखना। देखना क्वेश्चन नंबर 12, इधर हमें डेंसिटी रो गिवन है, इधर हमें आर गिवन है, ठीक है। और मैं सिंपल तुमसे पूछूं, ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन लिख सकते हो क्या? हाँ या ना मैसेज करो। क्या मैं तुमसे फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन पूछूं तो तुम बता सकते हो? यदि मैं सिंपल फर्स्ट के लिए लिखना चाहूं तो फर्स्ट के लिए tan थीटा कितना आएगा? फर्स्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या tan थीटा 4 रो नॉट के बराबर आएगा क्या? तो ये फर्स्ट इक्वेशन यदि मैं लिखूं तो सिंपल रो इक्वल्स टू 4 रो नॉट इंटू आर। बोलो फर्स्ट के लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कंफर्म है। अब हमसे टोटल फ्लक्स पूछ लिया गया है, तो पहले मैं इक्वेशन के बिना हो जाएगा, ठीक है, वो एरिया अंडर से भी हम कर सकते हैं, बट एक मतलब मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। तो क्या मैं चार्ज इनक्लोज बता सकता हूँ कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू डीवी, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 1/4 तक क्यों इनक्लोज आ गया, तो तुम्हें φ1 पता लग गया। सिमिलरली इसके लिए φ2 और इसके लिए φ3, तीनों को ऐड कर दोगे, नेट फ्लक्स पता लग जाएगा। बोलो कुछ समझ में आ रहा है क्या? आइडिया लगा क्या? कर लोगे? ठीक है, बढ़िया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 60। इलस्ट्रेशन 60 को तुम्हें विजुअलाइज करना होगा क्योंकि 3D डायग्राम है। देखो इलस्ट्रेशन 60 को सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताओ। मान लो ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट गिवन है ना, जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यदि मैं पी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो मैं किधर लिखूंगा बताओ? क्या मैं पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ए पे इस तरफ लिखूंगा? कितना लिखूंगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या लिखूंगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? देख लो। तो अब बस समझने की कोशिश करना, क्योंकि 3D डायग्राम है, समझना होगा तुम्हें। सोचो हमें कैसा डायग्राम दिया गया है, एक इस टाइप का, मानो इनफाइनाइट शीट है। मैं भले ही डायग्राम लिमिटेड बना रहा हूं बट तुम्हें समझना है क्या इनफाइनाइट है। इधर हमें थिकनेस टी गिवन है, तो हमने क्या करा, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में। और ये जो लाइन है ना, इसे हम x इक्वल्स टू 0 का लाइन कह रहे हैं। सोचना, तो इसके लिए मैं -t/2 और इसके लिए मैं +t/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन मैंने x इक्वल्स टू 0 माना है और थिकनेस तुम्हें t दिख रहा होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया व्हेन x लेस देन t/2। t/2 से कम है, क्या मतलब है? मतलब कि इस बाउंड्री से अंदर हमें रखना है, ठीक है। तो इस बाउंड्री से अंदर यदि हमने x माना तो हमारे पास जो इनफाइनाइट स्ट्रिप मिलेगा, क्या कुछ इस तरीके से ही मिलेगा क्या? देखो विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ किया हूँ, क्या वैसा ही स्ट्रिप हमें देखने को मिलेगा? सपोज करो इधर से मैंने एक थिकनेस x माना और इसका मैं थिकनेस dx मानता हूँ, तो तुम्हें dx थिकनेस का एक इनफाइनाइट स्ट्रिप दिखेगा, इनफाइनाइट शीट दिखेगा। इसे यदि मैं तुम्हें विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँ तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। सपोज करो कि ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट है, मतलब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये हमें थिकनेस टी दिया गया है, समझो, सही है, ये हमें टी दिया गया है। इसका मिडिल पॉइंट जो थर्ड मॉड्यूल है ना, थर्ड, ये मैं एक्स मान रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये जो दो मॉड्यूल है, ये -t/2 और इधर +t/2, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरफ से एक्स आ रहा हूँ, इधर से एक्स, इधर से एक्स, मैं ये मॉड्यूल देख रहा हूँ और इसका मैं थिकनेस कह रहा हूँ dx। देखना, अब ये जो मैंने dx थिकनेस का मैं मॉड्यूल निकाल रहा हूँ, इसको तुम सिर्फ देखो तो तुम्हें कैसा दिख रहा है, इनफाइनाइट शीट जैसा ही तो दिख रहा है। सोच के देखो, जो मैंने dx थिकनेस का स्टेप माना है, जो इनफाइनाइट शीट है, वो कैसा है, इनफाइनाइट शीट जैसा। तो इस dx थिकनेस की वजह से यदि मैं तुमसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तुम बता सकते हो। अब देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जिस मॉड्यूल को हमने स्टेप माना है, उस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो देखो, ये जो पीछे के 3 मॉड्यूल है, पीछे के जो 3, वो किधर फील्ड देगा, इस तरफ, सोचो। और ये जो एक मॉड्यूल जो बचा है, वो किधर देगा, इस तरफ। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होगा, इधर है 3 मॉड्यूल और इधर है 1 मॉड्यूल, तो 3 मॉड्यूल की वजह से इधर नेट ज्यादा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ज्यादा, इस तरफ ज्यादा। समझ में आया हो, पहले इसका मैसेज करो। जो समझना अभी समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि फिर मैं ये रख दूंगा, ठीक है। चलो, देखना, अब हमें समझना है कि जो मैंने स्टेप माना है, उस स्टेप पे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, समझो। तो सिंपल समझो, एक सिंगल की वजह से कितना होगा, एक सिंगल स्टेप की वजह से यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मुझे सिंपल इस एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मुझे लिखना चाहता हूं मैं, तो मुझे सिंपल बताया गया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा सभी को। और हमें यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रो गिवन है। तो सोचो, रो हम क्या जानते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सही है। सोचना, क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस लिख सकता हूँ, सोचो, पक्की बात है। तो चार्ज अपॉन एरिया को मैं सिग्मा लिख सकता हूँ इंटू dx, तो सिग्मा को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, सही है। यहाँ पे कहीं डाउट है तो बताओ, कंफर्म। सोचना, अब मैं इस इनफाइनाइट स्टेप जो हमने dx थिकनेस माना है, उसके जस्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, जस्ट सरफेस पे, है ना, जस्ट सरफेस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स एक्स का टर्म तो है नहीं, तो एक्स का कहीं टर्म्स है नहीं। तो वापस बताना, क्या मतलब, ऐसे मत करो यार। कौन से टाइप में वापस बताने के लिए बोल रहे हो, मैंने रो को क्यू बाई वी लिखा, तो वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस लिख सकता हूँ ना। तो क्यू बाई एरिया को मैंने डेंसिटी लिख दिया, हाँ, और यहाँ पे dx, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, रो इंटू dx, सही है, हाँ, बस यही किया। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने स्मॉल थिकनेस माना है ना, स्मॉल थिकनेस dx, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, समझो। तो सरफेस पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो कितना लिखूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये डेफिनेटली dx होगा, क्योंकि मैं स्मॉल de होगा, क्योंकि मैं स्मॉल थिकनेस की वजह से लिख रहा हूँ। और इस सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने किसी भी छोटे छोटे जो मैं पार्ट ले रहा हूँ ना, उसकी वजह से उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस पे कह लो या कुछ दूर पे कह लो, क्यों, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस का टर्म ही नहीं है, पहली बात। अच्छा, सोचो, अब इस स्ट्रिप में मैं तुमसे कहूं कि इधर जो बाकी, इधर जो इस तरफ का सिचुएशन है, ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इस तरफ देगा। और इधर का जो इसके इस तरफ का है, वो इधर देगा। तो यदि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लिखना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं लिखूं, ई नेट, समझो ध्यान से, तो रो dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का पहले मैं इंटीग्रेशन यहां से यहां तक करूंगा, मतलब -t/2 से x तक करूंगा, और ये सभी मुझे आई कैप में देंगे, प्लस आई कैप में, समझो। और फिर रो dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ कितना, कहां से कहां तक, x से t/2 तक। और ये जो पार्ट जो मैं लिख रहा हूं ना, ये मुझे माइनस आई कैप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे।
तो बस मैं इसी को सॉल्व कर लूंगा, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ आया समझ? ये इसका मैसेज करो। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा पहले ये समझ लो, फिर बताओ। तो ये मैंने सॉल्व कब किया है, जब x लेस देन है t/2। नोट करो पहले, फिर मैं बताता हूं। नोट करो। और इसी के यदि मैं सेकेंड पार्ट देखूं, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया, x ग्रेटर देन t/2। तो t/2 यानी कि बाहर का पॉइंट है। सोचो बाहर का पॉइंट है, कहने का क्या मतलब, मतलब सिंपल कि जो हमें डीई है इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि रो dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से e मिलेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो हमारा जो t/2 माइनस से t/2 प्लस तक फैला हुआ है ना। ये जो कंप्लीट, यदि मान लो मैं पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ, तो मैं x इधर मानू तो x इधर आएगा तो माइनस, और इधर प्लस, तो माइनस t/2 से प्लस t/2 तक इंटीग्रेट करूंगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और ये तुम्हें कांस्टेंट बताएगा। कांस्टेंट क्यों बताएगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, बाकी के तो मटेरियल ही नहीं है। तो ये जैसे मुझे इक्वेशन पता लग जाएगा तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। यदि मैं रिजल्ट लिखूं, तो रिजल्ट मुझे जो पहले से मिला है वो मिला है मुझे रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दूसरे से मिला है मुझे रो टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तुम सिंपल देख सकते हो यहाँ पे एक्स के प्रोपोर्शनल यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ग्राफ सिंपली ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, और इसके अपोजिट के लिए सिंपली इस तरीके से। क्या तुम्हें इलस्ट्रेशन 60 अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। अब इसे खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करना। बढ़िया, आगे बढ़े क्या। लिमिट पुट करने के बाद आंसर ये आता है। ये मैं मॉड्यूल से देख के लिखा हूँ, डायरेक्ट मैंने सॉल्व नहीं किया है। तुम सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े क्या। ग्राफ नहीं आया, क्यों नहीं आया ग्राफ, इसके लिए ई नेट क्या है, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, तो यदि मैं तुमसे कहूं ई वर्सेस एक्स में ग्राफ, तो ये y इक्वल्स टू mx जैसा फीलिंग नहीं दे रहा क्या तुम्हें, और यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है। टाइम खराब होता है ऐसे। आगे बढ़े क्या। चलो लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। चलो हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ 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 सही है। लिखना हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर।
देखो हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है या हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर होगा तो भी चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे। सॉलिड कंडक्टर है तो भी चार्ज कहाँ पे होना है, सरफेस पे। ठीक है, अब मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स अज्यूम करूंगा, ए बी एंड सी। बी पॉइंट इसका सरफेस पे है, ए पॉइंट इंटरनल है और सी किधर है, बाहर का। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम पोटेंशियल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सी से स्टार्ट करता हूँ, मतलब आर ग्रेटर देन सी। आर सॉरी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, है ना। मैं एट पॉइंट सी की बात करता हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या मुझे ये पता है, v माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। बोलो, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान से देखना। सी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, और सी एक्सटर्नल पॉइंट है, दैट मीन्स कि उस टाइम मतलब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मुझे लिखना हो, तो क्या मैं बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल लिखूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज की तरह, जैसा कि पहले बताया गया था। तो इसे यदि तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, के क्यू बाई आर। तो ये पोटेंशियल को हम डायरेक्ट देख के कह सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे बाहर के पॉइंट्स के लिए हमने चार्ज को सेंटर पे मान के एज अ पॉइंट चार्ज काम किया था, सेम वैसा ही पोटेंशियल के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बता रहा है। सही है, ये हमने आर ग्रेटर देन आर के लिए लिखा। दूसरा पार्ट देखें, आर इक्वल्स टू आर यानी कि सरफेस, तो यहाँ पे कैपिटल आर रख दोगे तो उससे आंसर क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तुम ध्यान से देखो, क्या, तो आर लेस देन आर। तुम्हें ये पता है कि आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, जीरो के बराबर। सही है, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर। और तुम्हें ये भी पता है कि E इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ dv बाई डी आर। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब आ सकता है, जब पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट हो। देखो, या तो पोटेंशियल जीरो हो या तो कांस्टेंट हो, समझो। लेकिन पोटेंशियल जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। अब सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो तो कभी होता नहीं है ना, पता ही हमें। जीरो तो तब होगा ना जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, तो कैंसिलेशन होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल होने का क्या मतलब, कि इंटरनल किसी भी पॉइंट पे यदि मुझे पोटेंशियल लिखना होगा तो सरफेस के बराबर होगा। सरफेस के बराबर मतलब के क्यू बाई आर। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि सरफेस के बराबर हमने क्यों रखा, तो देखो सिंपल, इसके जस्ट नीचे यदि हम देखें तो उसके जस्ट ऊपर के क्यू बाई आर है, उसके जस्ट नीचे कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन होना, तो वही होना सिंपल। तो मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट जितने भी हैं सभी इक्यू पोटेंशियल सरफेस वाले पॉइंट्स है। क्या तुम्हें एबीसी तीनों पॉइंट समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। चलो, नोट करो और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो। अपना बिगनर बॉक्स पहले का कोई पेंडिंग तो नहीं है ना। चलो बढ़िया। तो देखो, इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, कि कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट चार्ज उसको सेंटर पे प्लेस कर देंगे। कोई भी इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। तो ये दो लाइन हमें याद रखना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं। बहुत इजी ग्राफ है, सभी ने ड्रॉ भी कर लिया होगा। इधर है पोटेंशियल और इस तरफ है आर। तुम्हें भी पता है कि आर लेस देन आर के लिए पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और फिर 1/r के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। और इधर पोटेंशियल के क्यू बाई आर। यही हुआ होगा ग्राफ, है ना। अब यदि हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करें तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे करते हैं,
तो सिंपल E बराबर माइनस ऑफ dv बाई dr, याद करो। तो उससे कर सकते हो, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट 0, इसका 1/r² आ जाएगा। तो तुम्हें इसमें दो लाइन क्या क्या याद रखनी है, सुनो ध्यान से। इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट और कितना, जितना सरफेस पे। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना, तो एज अ पॉइंट चार्ज, भूलोगे तो नहीं ना। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस कि जितने भी चार्जेस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे उन सभी की वजह से तुम पोटेंशियल लिखोगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से। इसी में दे रहा हूं क्वेश्चन। मानो इस पे चार्ज है Q1 और इसके अंदर एक और मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर माना है, हॉलो स्फीयर। इधर रेडियस a मानो और इसके लिए रेडियस b, और इस पे चार्ज मैंने Q1 कहा है और इस पे चार्ज है Q2। इधर मैं पॉइंट a मानता हूँ, इधर पॉइंट b और इधर पॉइंट c। तुमसे a b c पे पोटेंशियल लिखने को कहा गया है। पोटेंशियल एट a b c। करो तो सॉल्व अच्छे से। बस दो पॉइंट क्या याद रखना, इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल सरफेस के बराबर, एक्सटर्नल के लिए पॉइंट चार्ज, बस। चलो पहले मैं ए पॉइंट के लिए देख रहा हूँ, पोटेंशियल एट ए। मुझे बताओ पहले स्फीयर के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल। पहले स्फीयर यानी कि इनर स्फीयर के लिए, इनर की बात करूं तो इंटरनल कितना लिखोगे बताओ, सरफेस के बराबर, दैट इज के क्यू बाई ए। दूसरे के लिए बताओ, सेकेंड स्फीयर के लिए भी इंटरनल, कितना लिखोगे, सरफेस के बराबर, तो सरफेस कितना, के क्यू बाई बी। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया होगा। हाँ, बी पॉइंट को यदि मैं ध्यान से देखूं तो मान लो वेरिएबल रेडियस यदि मैं इधर r1 मान लिया हूं और सी के लिए यदि मैं रेडियस r2 कह लेता हूं, तो देखो बी के लिए क्या लिखोगे, पहले समझो। बी पॉइंट इनर स्फीयर के लिए इनर है या आउटर है, आउटर। तो आउटर स्फीयर मींस पॉइंट चार्ज की तरह, तो पॉइंट चार्ज मतलब के क्यू अपॉन r1, समझे, सही है। और दूसरे के लिए, सेकेंड स्फीयर के लिए इंटरनल मतलब सरफेस का पोटेंशियल, तो सरफेस का पोटेंशियल यानी कि के क्यू बाई बी, के क्यू टू बाई बी। सी की बात करूं तो सी के लिए दोनों पॉइंट मतलब दोनों स्फीयर के लिए एक्सटर्नल, मतलब के क्यू वन बाई आर टू प्लस के क्यू टू बाई आर टू। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। कहीं कोई डाउट नहीं हो अब। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से आंसर बताना। क्या इस पे रिपीट करूं या आगे बढ़ूं, एक करा देता हूँ, देखना जल्दी से आंसर बता देना। ये ध्यान रखना है, इंटरनल के लिए सरफेस के बराबर, एक्सटर्नल के लिए पॉइंट चार्ज। देखो तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, रेडियस ए बी और बाहर के लिए सी। इनर पे चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, पॉइंट से ए बी सी। सेंटर से डिस्टेंस मान लेना आर ए आर बी और इसके लिए आर सी। करो तो सॉल्व, सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल एट एबीसी। पोटेंशियल एट एबीसी तुम्हें सॉल्व करना है।
देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैच करना। पोटेंशियल एट ए, पहले के लिए बाहर का पॉइंट मतलब KQ1/RA, दूसरे के लिए इंटरनल, तीसरे के लिए भी इंटरनल, सही है। बी पॉइंट हम देखें तो दो के लिए बाहर मतलब KQ1/RA, सॉरी RB, KQ2/RB प्लस KQ3/C। सी पॉइंट के लिए देखें, तीनों के लिए बाहर, तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। समझ आया हो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी तक हम कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देख रहे थे, अब हम देखेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। देखना ध्यान से, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऐसे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। सेम है, हमें ABC मतलब सेम सिचुएशन मानेंगे, A सरफेस पे B और इधर कहीं C, इन तीनों पॉइंट्स पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इधर है कहीं पॉइंट C, देखो ध्यान से करते हैं सॉल्व। पहले हमें दे दिया गया कि इस पे चार्ज है Q के बराबर, नेट चार्ज कितना है Q के बराबर, रेडियस R के बराबर। सोचो सॉल्व करने का तरीका वही होगा। सबसे पहले मैं C पॉइंट के लिए बात करता हूँ। एट पॉइंट C मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R। सोचना, क्या आउटर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर पे अज्यूम करते हुए बताया गया था क्या? तो यदि मैं पोटेंशियल लिखूं VR माइनस V इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr, लिमिट इंफिनिटी से R तक, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, V इक्वल्स टू, तो क्या मैं यहाँ Q की जगह E की जगह KQ/R² लिख सकता हूँ dr, लिमिट इंफिनिटी से कोई सा भी रैंडम डिस्टेंस R जो कि कैपिटल R से ज्यादा है। तो क्या मैं V सॉल्व करके लिख सकता हूँ KQ/R? बोलो। तो सेम मैं इसके लिए भी यही बात कहूंगा, क्या तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कंप्लीट चार्ज को हम सेंटर पे मानते हुए एज अ पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं। ये था पॉइंट ए के लिए। अब यदि मैं पॉइंट बी के लिए देखूं, ये था सॉरी सी के लिए, अब मैं पॉइंट बी के लिए देखूं, एट पॉइंट बी और सरफेस ऑफ द स्फीयर, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, बताओ डायरेक्ट लिखूं KQ बाई कैपिटल R, R की जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल R। तो तुम्हें ये दो पॉइंट समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। सेम ऐसा ही है जैसे हमने पिछले सिचुएशन के लिए सॉल्व किया, एज इट इज ही है। अब हम थर्ड सिचुएशन की बात करेंगे। लॉजिकली बताना, थर्ड के लिए यानी कि पोटेंशियल एट ए 0 होगा या कांस्टेंट होगा, क्या होगा? पोटेंशियल एट ए 0 या कांस्टेंट? बहुत बढ़िया, ना ही 0 होगा ना ही कांस्टेंट होगा, डिपेंड्स ऑन आर होगा, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं है, और पोटेंशियल 0 तो तब होगा ना जब या तो चार्ज ना हो, या चार्ज हो तो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, समझे?
पोटेंशियल जीरो कब कब हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल इंटीग्रेशन करना होगा, सही सोच रहे हो। मैं कह रहा था कि पोटेंशियल जीरो कब कब हो सकता है, या तो चार्ज ही ना हो, या फिर चार्ज हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, तभी तो पोटेंशियल जीरो होने के चांसेस हैं। अब यदि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के से पोटेंशियल जीरो इंफिनिटी पे ही होगा सिर्फ। चलो, तो अब हम इंटरनल पॉइंट के लिए देखेंगे, यहां तक नोट कर लियो तो डंडा मैसेज करो। देखना, सुनना ध्यान से। एट पॉइंट ए आर लेस देन कैपिटल आर। सिंपल। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, क्या हमें ये बताया गया था रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट? बताओ, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट बताया गया था क्या? याद होगा सभी को। मानो इस रो को मैं क्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू क्यू। मतलब डेंसिटी में सिंपल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू आ जाएगा, टोटल क्यू आ जाएगा। सोचो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो थ्री से थ्री कैंसिल, एंड ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर। तो तुम ये भी स्टेप याद रख सकते हो, जैसे रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट याद रखते हो, वैसे ये भी टर्म याद रख सकते हो। अब हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पता है, इंटरनल पॉइंट्स के लिए पता है। सही है, करते हैं सॉल्व। सोचना, क्या मैं लिख सकता हूँ वी आर माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर? लेकिन इस बार दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यदि r लेस देन r है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, और r ग्रेटर देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन है ये। इस बार हमें दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, इसे पार्ट वाइज इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि दो टाइप के फंक्शन है हमारे पास। तो क्या करते हैं, देखो पहले तो इसे मैं प्रॉपर फॉर्मूले से लिख रहा हूँ इंफिनिटी से यार। अब इसे मैं ओपन करता हूँ, इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो, तो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट इंफिनिटी से कैपिटल आर तक, क्योंकि सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, ध्यान से देखना। उसके बाद हम सरफेस तक आ चुके हैं, अब हम इंटरनल मतलब अंदर आएंगे, तो कैपिटल आर से आर, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इतना। तो ये जो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मेट लिखा हूँ, ये तुम्हें समझ आया हो तो इसका मैसेज करो। देखो अभी हम कहाँ पे, इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से मैं सरफेस तक आऊंगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर की तरह। अब जैसे मैं सरफेस से अंदर इन करूंगा तो इस तरीके से मैं वेरी करूंगा, तो बस सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट देख लो, जैसे जैसे हम आ रहे हैं वैसे वैसे लिमिट लगा रहे हैं। हम इंफिनिटी से सरफेस तक आ रहे हैं, फिर सरफेस से हम इंटरनल पॉइंट तक आ रहे हैं, तो इंफिनिटी से सरफेस, सरफेस से इंटरनल पॉइंट। चलो ये सॉल्व करके बताओ तो कितना आता है। पहले नोट करो और सॉल्व करके बताओ कितना आता है सॉल्व करने के बाद।
लास्ट पॉइंट एक बार और समझा दीजिए, कौन सा, ये वाला क्या, ये एक्सप्रेशन जो मैं लिखा हूँ इसकी बात कर रहे हो? देखो मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम इंफिनिटी से आर तक आ रहे हो पोटेंशियल लिखने के लिए, तो जब तुम इंफिनिटी से सरफेस आर तक आते हो, मतलब स्फीयर के सरफेस की बात कर रहा हूँ, तुम्हें के क्यू बाई आर स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। लेकिन जैसे तुम सरफेस से अंदर आते हो तो तुम्हें इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। मतलब यदि मैं इंफिनिटी से इंटरनल पॉइंट तक आता हूँ तो मुझे दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देखने को मिल रहा है, इक्वेशन में चेंज देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट वाइज इंटीग्रेट करूंगा। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन जहां तक होगा वहीं तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वैलिड है। तो एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स इंफिनिटी से आर तक, कैपिटल आर तक, सरफेस तक। तो मैं अब सरफेस तक पहुंच चुका हूं। अब मैं सरफेस से इंटरनल आऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिला। तो मैं सरफेस से इंटरनल आ रहा हूँ, सरफेस से इंटरनल, इनिशियल से फाइनल। आया समझ? ई डॉट डी आर लगा दिया, सिंपल। हम्म। चलो करते हैं इंटीग्रेट, सॉल्व करते हैं, देखना। v इक्वल्स टू, इसे सॉल्व किया होगा तो के क्यू बाई आर आ जाएगा, जैसा कि पहले आया था। ठीक है, और इधर एक नेगेटिव का साइन, के क्यू बाई आर क्यू बाहर, आर स्क्वायर बाई टू, टू इधर, और इधर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर से। तो अब मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, इवन टू आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर आएगा टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो सिंपली ऐसा मिल रहा है, देखो ये है मेरे पास रिजल्ट। और ये रिजल्ट कब से कब तक वैलिड है, जीरो आर से लेके कैपिटल आर तक, है ना? क्योंकि हमने ये इंटरनल पॉइंट के लिए सॉल्व किया, तो हमें पता है ये। क्या यही रिजल्ट आया है? तो यस का मैसेज करो। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इस जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सोचना, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे पोटेंशियल सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे, तो सेंटर पे पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूंगा, आर को जीरो के बराबर करूंगा। यदि मैं आर इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे रखता हूँ, है ना, बिल्कुल सही, तो क्या आएगा बताओ, v इक्वल्स टू थ्री के क्यू बाई टू आर आएगा क्या, देखो एक बार। और डेफिनेटली तुम देखोगे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, कैसे? क्योंकि यही टर्म तो डिक्रीज कर रहा है, सोचो। और इसी को मैं मैक्सिमम जीरो कर सकता हूँ, इसका ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल, राइट? अच्छा, यदि मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस की यदि मैं बात करता हूं, तो सरफेस पे कितना होगा, देखो बी एस लिख रहा हूँ, के क्यू बाई आर सिंपल, और वो पहले से ही पता था के क्यू बाई आर ही आना था। क्या करोगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल यहाँ पे रखोगे, तो टू आर, टू से टू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एक आर बच जाएगा। सही है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना, सोचो ग्राफ कैसा होगा। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम्हें दो ऑप्शन में से टिक करना है कि कौन सा ग्राफ हो सकता है और क्यों होगा, इसका भी आंसर देना है, ठीक है? तो मैं दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, और तुम्हें बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा और कौन सा ग्राफ नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका रीजन।
बताओ। चलो बताओ तो। कौन सा ग्राफ होगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, 50% सेकंड, 50% फर्स्ट। रीजन, फर्स्ट वाले अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैसेज करो, सेकंड वाले अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ मैसेज करो, एंड जिसका आंसर सही होगा उसका नेम अनाउंस मैं करूंगा और तुम्हें वहां से बैठ के क्लैप करना उसके लिए। दो अलग अलग कर्व हैं तो उससे क्या हो गया? नहीं देखो, ये तो अपन मतलब ऐसे वाला हम आंसर नहीं मानेंगे, अपन प्रॉपर तरीके से माने जो एक बार में समझ में आ जाए और अरे वाह सर फर्स्ट होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। कहाँ का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा? सर देयर विल वन मिनिमा, बीच में कहीं पर, ना 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 ना। देखते हैं आज, सही आंसर की तलाश है मुझे। मैक्सिमा कहाँ बीच में दिख रहा है? मैक्सिमा तो सेंटर पे ही है, पोटेंशियल मैक्सिमम तो सेंटर पे ही है नहीं क्या? 3 k3/2r, इससे ज्यादा पोटेंशियल तो कहीं हो ही नहीं सकता। सेकंड होगा वी मैक्सिमम, नहीं तो दोनों में दिख रहा है ना, आर बराबर जीरो पे यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा है, तो यार सही आंसर मैसेज करो। मॉर्निंग बैच में एक आंसर तो सही दिया था यार, इसमें भी होना चाहिए आई थिंक। सेकेंड होगा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, दैट इज स्लोप इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये करेक्ट आंसर है सर, सेकेंड क्योंकि -r² का ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है, शिफ्टेड। अर्णव का आंसर सही है, अर्णव का आंसर सही है। वी कैन डबल डिफरेंशिएट एंड फाइंड कॉन्केविटी। तो ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम, चलो ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा आंसर दिया अर्णव ने, ऑलमोस्ट सही आंसर दिया, सही ऑलमोस्ट 100% सही है अर्णव का आंसर। देखो तुम एक और पॉइंट सोच सकते थे, अर्णव ने सही सोचा है, एक और पॉइंट तुम क्या सोच सकते थे कि तुम ध्यान से देखो सेंटर पे स्लोप देखो, मतलब यहाँ पे यदि मैं स्लोप तुमसे पूछूं दोनों के लिए स्लोप, तो देखो यहाँ पे तुम्हें स्लोप जीरो दिख रहा है, दिख रहा है क्या? बट इधर हमें स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है। बोलो, स्लोप पॉजिटिव स्लोप जीरो मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि E इक्वल्स टू होता है -dv/dr, और तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का क्या मतलब है कि r बराबर जीरो पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्लोप जो हो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सोचो, बट फर्स्ट केस में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, फर्स्ट केस में हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, स्लोप निगेटिव मतलब पॉजिटिव जरूर है, लेकिन यहाँ से एक माइनस से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव हो जाएगा। मतलब हमें ये बताया जा रहा है, इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, जो कि वैलिड तो है नहीं, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो यही सिर्फ बता रहा है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है।
बोलो समझ में आया क्या? चलो बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ऐसा ग्राफ तुमने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, याद है क्या? सेम एक्सप्रेशन हमने ग्रेविटेशन में भी सॉल्व किया था, पोटेंशियल जब कभी सॉल्व किए हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तुम वेरिएशन ऑफ डी, हाँ बिल्कुल वैसे भी समझ सकते हो, आर माइनस डी, हाँ ये भी सही बोल रहे हो। वहां पे अपन ने आर माइनस डी लेके सॉल्व किया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब हेडिंग लिखना पोटेंशियल एनर्जी। ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम जब पहले पढ़े थे तो हम सिर्फ पॉइंट चार्ट्स के लिए ही पढ़े थे। अब हमारे पास 3D में भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा। तो कॉन्सेप्ट तो जैसा पहले हमने देखा था वैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिखोगे, सही है। सोचो, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ। मानो दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को मैंने R सेपरेशन पे रखा है। तो इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी जो बोलते थे पहले, कैसे बोलते थे कि हम एक की वजह से दूसरे पे पोटेंशियल लिख लेते हैं और दूसरे चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही कहते थे सिंपल। ठीक है, यही कहते थे ना, कि एक की वजह से दूसरे पे हम पोटेंशियल लिख लेते हैं और दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुम चाहो तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना। या फिर मुझे लगता है सॉल्व मैंने कराया भी था इंटीग्रेशन के हेल्प से, जब हमने इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को स्लोली हम लेके आए थे आर डिस्टेंस तक, आई थिंक मैंने ये कराया हुआ है। तो मैं यदि वहीं पे तुम ध्यान से देखो वहीं पे, तो u इक्वल्स टू हमने ये लिखा था कि क्या, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, और एक Q2 को हमने हटा दिया था। याद करो, Q2 को हटा के और इस टर्म को हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था कि के क्यू बाई आर को हमने पोटेंशियल कहा था। एक बार तो 2 मिनट का टाइम दे रहा, एक बार पेज पलट के देखो तो, एक बार पेज पलट के देखो तो जहां तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखे हो ना, उस पेज को एक बार फिर से देखो तो। क्या हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि क्या के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर टाइप? सही, बढ़िया। तो देखो, पहले जो हम ये कहते थे कि हम एक की वजह से दूसरे पे पोटेंशियल लिख लेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से आता है। तो हमें दो चार्जेस का कहीं भी पेयर दिखे, तो हम नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करके के Q1 Q2 डिवाइडेड उन दोनों के बीच का सेपरेशन लिखते हुए ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मानो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज और यहाँ पे Q3 चार्ज है, तीनों पॉजिटिव है, सेपरेशन A है। हमें बोला गया कि इस ट्रायंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दो दो चार्ज का हम पेयर फॉर्म करेंगे। तो पेयर कौन सा होगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है।
तो इस तरीके से तुम इस ट्रायंगल में कितने पेयर फाइंड आउट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 पेयर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यदि तुम तीनों पेयर को ध्यान से देखो तो मैं एक एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, पहले के लिए लिखे तो k q1 q2 अपॉन a, दूसरे के लिए k q2 q3 अपॉन a, एंड तीसरे के लिए k q3 q1 अपॉन a। तो ये आ गया इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या तुम्हें? ये ट्रायंगल के लिए मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। नोट करना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सेम तुमने ग्रेविटेशन में भी किया है और नंबर ऑफ पेयर्स के लिए n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू किए हो, यहाँ भी सेम वैसे ही करना है। नंबर, हाँ बिल्कुल n से 2। अरे बढ़िया यार, सही है, पीसी पढ़ चुके हो तो बोलोगे n से 2। यहाँ तक हो गया हो, डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। देखो मानो हमारे पास एक स्क्वायर है, इधर क्यू इक्वल चार्जेस प्लेस किए हैं, सेपरेशन है a के बराबर। हमसे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया गया। क्या लिखेंगे बताओ? तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये बेसिकली nc2 ही है, और n है क्या, नंबर ऑफ चार्जेस। बिल्कुल सही, 2 डायगोनल एंड 4 साइड के पेयर्स, बिल्कुल। तो इसके हम कॉम्बिनेशन देंगे तो एक ये दिखेगा हमें, एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, और एक इधर दिखेगा। तो टोटल कितने, 4, और 2 हमें डायगोनली दिखेंगे, एक इधर और एक इधर। तो टोटल कितने पेयर हैं, 6। तो जिसमें 4 आइडेंटिकल है और 2 एक टाइप के हैं। तो यदि मैं डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए एंड के क्यू स्क्वायर इंटू √2a। क्या यही आएगा क्या आंसर, सोचो। मान लो तुमसे कोई एक क्वेश्चन ऐसा बोला गया, हाँ, मान लो तुमसे, इसे मैं थोड़ा मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ने इस स्क्वायर का जो साइड है उसका जो लेंथ है ए से 2a कर दिया। मतलब इन दोनों को कुछ दूरी पे, इन दोनों को दूरी पे इस तरीके से रखा गया कि अब ये एक स्क्वायर में ही है चारों चार्जेस, बट इनके गैप, अब इनका जो गैप है ना, मतलब साइड लेंथ है वो 2a के बराबर हो गया। तो ये काम करने में मुझे कितना वर्क डन करना हुआ? हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। क्या कितना वर्क डन करना होगा? अब तुम्हें इस सिचुएशन के लिए यू पता है, फाइनल सिचुएशन के लिए यू सॉल्व कर लोगे, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल। क्या बात समझ रहे हो?
मान लो पहले जो स्क्वायर हमें दिया गया वो साइड ए का है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसे हम 2a के स्क्वायर में शिफ्ट कर दिए, तो हमसे इस काम को करने के लिए कितना वर्क डन करना हुआ, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो फाइनल डायग्राम है उसका हमने पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कर ली, ऐसे ही ए की जगह 2a आ जाएगा सिंपल। और इसके लिए हमने ये सॉल्व किया हुआ है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आंसर आ जाएगा। आइडिया लगा क्या क्या कह रहा हूं मैं? सही है ना? हाँ ठीक है। अब हेडिंग लिखना सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी सेल्फ एनर्जी देखो सेल्फ एनर्जी का क्या मतलब है। अभी तक जो भी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी आज से पहले तक जो तुम जानते थे, वो सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से जानते थे। लेकिन अभी मतलब 2 3 4 5 लेक्चर से तुम देखोगे तो हम 3D स्ट्रक्चर्स को ज्यादा डील कर रहे हैं, जैसे सॉलिड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर टाइप ऐसे। और जैसा कि हमें पता है कि यदि मान लो कंडक्टर यदि मैं मानता हूँ तो चार्जेस किधर होंगे, सरफेस पे। और हमें बताया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, दो चार्जेस को कुछ इक्वल या कुछ डिस्टेंस पे हम प्लेस कर दें तो उनके बीच जो एनर्जी स्टोर होगी उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से जो मैं पेयरिंग की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। यदि कोई स्फीयर पे मैं क्यू चार्ज रखूं और क्यू चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मैं ऐसा तो कह सकता हूँ ना कि दो दो चार्ज में इसमें तो बहुत सारे पेयर देख सकता हूँ। तो डेफिनेटली बहुत सारे पेयर की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ एनर्जी। कुछ आइडिया लगा? तो सेल्फ एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। सेल्फ एनर्जी मतलब खुद की एनर्जी। खुद की एनर्जी कितना है वो हम उससे सेल्फ एनर्जी कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल कहूँ कि ये मार्कर है, तो मार्कर के पास सेल्फ एनर्जी कितनी होगी। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस मार्कर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, और डिस्ट्रॉय करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी इसमें स्टोर थी। तो एक तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, या तो इस मार्कर को फॉर्म करने में, बनाने में कितनी एनर्जी हमें खर्च करी, वही एनर्जी इसमें स्टोर होगी, तो उसको हम कह सकते हैं सेल्फ एनर्जी। क्या बात समझ रहे हो? तो जब भी हम सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे या फिर डील करेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि या तो सिस्टम को हम असेंबल कर ले, है ना, स्टार्टिंग से असेंबल कर ले, और इस असेंबली में हमें जो वर्क करना हुआ वही हमारा क्या होगा, सेल्फ एनर्जी। कुछ आइडिया लगा क्या? सुनना ध्यान से। अब सेल्फ एनर्जी में लिखो, सेल्फ एनर्जी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर। देखना, सोचना, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में समझ आ जाएगा तुम्हें। मैंने क्या करा है कि आर रेडियस का कोई एक मटेरियल अज्यूम कर लिया, ठीक है। इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, पहले से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके पास चार्ज कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी से डीक्यू चार्ज ला रहा हूँ और इसमें ला के रख दे रहा हूँ। इन्फिनिटी से डीक्यू चार्ज ला रहा हूँ, रख दे रहा हूँ। इन्फिनिटी से डीक्यू चार्ज ला रहा हूँ, रख दे रहा हूँ, स्लोली, है ना। तो ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ। तो कभी ना कभी पॉसिबिलिटी तो है कि इस पे टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, है ना। मैं स्मॉल डी क्यू ला के रख रहा हूँ, डी क्यू ला के रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो हो सकता है कभी ना कभी इस स्फीयर पे क्यू चार्ज आ जाए। और जब क्यू चार्ज आएगा उस टाइम पे हमने जितना वर्क करा है उन सभी को ऐड कर देंगे, बता देंगे कि इसके पास सेल्फ एनर्जी इतना है।
कुछ आइडिया लगा? तो मैं कह रहा हूं कि मैं डीक्यू एलिमेंट लगातार इंफिनिटी से यहाँ लाके रख रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, और किसी इंस्टेंट पे मैंने चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, मैंने सिचुएशन को ऑब्जर्व करा। तो जब मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि तब तक इस पे क्यू चार्ज स्टोर हो गया था। जब मैं इसे देख रहा हूं तब तक मैं ये देख रहा हूं कि इस स्फीयर पे क्यू चार्ज स्टोर हो गया था, और एक डीक्यू चार्ज इंफिनिटी से लाके इसमें रखा जा रहा था। जब मैं किसी टाइम पे इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा था कि इस पे क्यू चार्ज स्टोर हो चुका है, और एक डीक्यू चार्ज को हम इंफिनिटी से लाके इस पे रख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा, तो मैं इस सिचुएशन के लिए डी डब्ल्यू निकाल लेता हूँ, इस सिचुएशन के लिए कितना डेल्टा वर्क डन होगा। तो देखो वर्क डन कितना होगा, तो देखो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, एंड इसकी वजह से क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो मतलब यदि मैं डी डब्ल्यू लिखना चाहूं तो डी क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सोचना। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू, और फाइनल पोटेंशियल तो है इनिशियल 0 है, और फाइनल पोटेंशियल कितना है, तो के क्यू बाई आर। अब इसी को हम इंटीग्रेट करें तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के क्यू डी क्यू अपॉन आर, और ये आर बेसिकली यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने रेडियस ऑलरेडी आर माना हुआ है। तुम्हें ये एक्सप्रेशन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। सही। अब सोचो, मैं कह रहा हूं कि मुझे इस पे टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट करना है, कैपिटल क्यू। तो मैं क्या इसे 0 से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट कर दूं, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, लिमिट 0 से r, और ये आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। अब तुम्हें ये भी पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। तो क्या मैं u इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, तो क्या इसी u को मैं कह सकता हूँ सेल्फ एनर्जी, बोलो। ये तुम्हें याद रखना है, के क्यू स्क्वायर बाई क्यू। एक बार देखो अच्छे से समझ में आ गया हो, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो, फिर हम आगे देखेंगे। आगे बढ़े क्या, नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। चलो हेडिंग लिखना।
self energy due to non conducting solid sphere. Self energy due to non conducting solid sphere. Self energy due to solid non conducting sphere. चलो देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, इसे भी मैं फॉर्म करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं इसका, मैं मतलब इसे कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया कि कोई एक r थिकनेस का स्मॉल हॉलो स्फीयर इस तरीके से हमने अज्यूम करा, dr थिकनेस का एक स्मॉल हॉलो स्फीयर है ना, सोचो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक छोटे छोटे स्फीयर को इंफिनिटी से ला रहा हूँ, रख दे रहा हूँ, फिर अगली बार उसे उसके ऊपर चिपका दे रहा हूँ, उसके ऊपर चिपका दे रहा हूँ, उसके ऊपर चिपका दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? मैंने क्या करा कि पहले आर थिकनेस का मतलब डी आर थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर लेके आए, रख दिया, आर इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से जरा सा ज्यादा इस तरीके से समझ सकते हो, और लगातार मैं डी आर थिकनेस का एक स्मॉल होलो स्फीयर लेके आ रहा हूँ, उसके ऊपर चिपका दे रहा हूँ। तो लगातार उस पर चिपकाते जाओ, तो क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बन जाएगा क्या? सोच के देखो एक बार। नहीं आइडिया लगा? आइडिया लगा क्या? नहीं, इनिशियली देखो इसमें हमें चार्ज अंदर डालना, सोचो अंदर चार्ज तो हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि तो नॉन कंडक्टर है ना, तो हमें अंदर प्लेस करना होगा, है ना। तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे हम संतरा मतलब ऑरेंज लेते हैं तो ऑरेंज का जो ऊपर वाला लेयर है, जैसे हम उसे छीलते हैं तो उसका साइज जरा सा रिड्यूस हो जाता है। तो इसी को उल्टे तरीके से समझो, एक ऑरेंज है उसके ऊपर हमने उसके कवर को ढक दिया, दूसरे ऑरेंज के दूसरे कवर को और ढक दिया, तो धीरे धीरे उसका साइज बड़ा नहीं होते जाएगा, और जैसे उसका साइज इंक्रीज हुआ तो ये फाइनल स्ट्रक्चर जैसा आ गया। और जो हम उस पर एड ऑन कर रहे हो बेसिकली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर का पार्ट है। कैसे? समझो ध्यान से। मैं कहता हूँ किसी टाइम पे मैं देखता हूँ, तो किसी टाइम पे मैं देख रहा हूँ तब तक ये आर थिकनेस का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बन चुका है, आर थिकनेस मतलब आर रेडियस का। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे एक डी आर थिकनेस का और एड ऑन किया जा रहा था। जब मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा था कि आर थिकनेस का कंस्ट्रक्ट हो चुका है और डी आर थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर मतलब स्ट्रिप इस पे एड ऑन किया जा रहा था। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो देखो इस प्रोसेस में क्या मतलब कितना वर्क डन करना हुआ ये देखते हैं। क्या लिखोगे? डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सोचो डी क्यू तो डी क्यू ही रहेगा, फाइनल पोटेंशियल इस क्यू की वजह से, मानो तब तक इस पे चार्ज क्यू आ चुका है, क्यू की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, एक्सटर्नल पॉइंट है तो के क्यू बाई आर, यही होगा। बस इसी तब मतलब इसी पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है, समझो ध्यान से। लेकिन इसमें इस बार क्यू भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, ये हमें देखना है। तो मानो क्या मैं क्यू को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ? बोलो। और यदि इसी को मुझे डी क्यू लिखना हो तो रो इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर लिख सकता हूँ। ये दोनों टर्म को ध्यान से देखो, देखो तो ये दोनों टर्म को, क्या मैं Q को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि 4/3 πr2 लिख सकता हूँ? तब तक इतना चार्ज आ चुका होगा। और स्मॉल dq की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, रखते हैं इसकी जगह। तो dq की जगह क्या रखोगे? रो 4 πr² इंटू डी आर, और k q की जगह रो 4/3 πr³ और यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा, अपॉन में r और इंटू में डी आर, लिमिट 0 से कैपिटल R। तब तक हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे, और तुम्हें ये पता होना चाहिए यदि Q को मैं लिखूं तो रो इंटू 4/3 πr³। तो जब इस रिजल्ट को Q से रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा
3 kq²/5r। एक बार चेक करना, यही आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा तुम्हारा। तो सेल्फ एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर 3 kq²/5r, और हमने q को किससे रिप्लेस करना है, रो इंटू 4/3πr³ से। नोट करो, टाइम कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो यू है ये बेसिकली सेल्फ एनर्जी ही है। डी आर का स्क्वायर कहाँ पे, अरे 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 एक मिनट, यहाँ पे डी आर मैंने 2 बार लिख दिया, मतलब 2 बार मैंने डी आर लिख दिया, एक ही बार होगा, क्योंकि यहाँ इसमें डी आर नहीं है ना। देखो तो तुम ये सॉल्व करके मुझे कल बताना, फिर अपन इस रिजल्ट को नेक्स्ट क्लास में एनालाइज करेंगे। होमवर्क में चाहो तो बिगनर बॉक्स 10 ट्राई कर सकते हो, होमवर्क वैसे नहीं है, वैसे देखना चाहो तो देख सकते हो। इलस्ट्रेशन तो कंपलसरी देखते चलना है ना, जितने भी इलस्ट्रेशन है ना वो अपने को प्रॉपर तरीके से देखते चलना है। बिगनर बॉक्स 9 कल के लेक्चर के बाद हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कनेक्टेड था, इस वजह से कर लिया अपन ने। बिगनर बॉक्स 10 के क्वेश्चन हमने बहुत, हाँ कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 10 कर सकते हो। ठीक है, फिर आज हम ये एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ एक काम और, एक काम और, कोई गया तो नहीं हो ना, चलेगा यार, कुछ स्टूडेंट निकल गए, रुको भी जाना मत। तुम्हारे मॉड्यूल में पेज नंबर 53 पे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, एक बार देखना। पेज नंबर 53 पे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसमें टोटल 11 पॉइंट्स है, ये तुम कॉपी में नोट करना है तुम्हें, ठीक है। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज कॉपी में तुम्हें नोट करना है, ये पॉइंट मैं कल क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ लिखवाने में दिक्कत क्या होती है, कभी वॉइस लैग तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मैं ये तुम्हें लिख के लाने के लिए कह रहा हूँ। तो लिख लेना, फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे इस सारे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय। चलो ओके बाय।